तो चलिए अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात खबरों की कर लेते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों के दिल्ली किसानों ने कूच किया, लेकिन पुलिस ने बॉर्डर पर ही प्रदर्शनकारी किसानों को रोक दिया। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी के किसानों को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए, लेकिन पुलिस फोर्स ने उन्हें हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। दिल्ली के जंतर मंतर कूच के दौरान कई जगह जाम के हालात भी देखने को मिले। हालांकि पुलिस ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। आपको बता दें कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, आधा दर्जन से ज्यादा मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान संगठनों की दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत का आयोजन भी किया गया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में यह महापंचायत 10 बजे शुरू हुई। प्रदर्शन के लिए अलग अलग जगहों से किसानों का हुजूम दिल्ली के लिए निकला और इस प्रदर्शन में भारी संख्या में किसानों के पहुंचने के आसार थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही बैरिकेडिंग कर किसानों को रोक दिया और इसके साथ ही पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में भी लिया। आज खड़े हैं हम गाजियाबाद के गाजीपुर यूपी गेट पर, जहां पर आज किसानों का गाजीपुर यूपी गेट से ही निकलकर जंतर मंतर तक पहुंचने का आह्वान किया गया था। हम वहीं मौजूद हैं जहां पर जब किसान 13 महीने किसान आंदोलन में बैठे थे, यहां पर यहीं से ही निकलकर वो दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस ने उनको रोक दिया था। आज फिर वैसी ही माहौल यहाँ पैदा कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस की जिप्सी खड़ी हुई है यहाँ पर और फोर्स तैनात कर दी गई है। हालांकि किसान जो हैं जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे रास्ते किसानों ने अपनाए और किसान आंदोलन की तरह ही वहाँ पर एक महापंचायत भी हुई। हालांकि महापंचायत अब पूरी हो चुकी है और उसके बाद दोबारा कल एक और मीटिंग रखने का दिल्ली में आह्वान किया गया है। किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो 13 महीने किसान आंदोलन चला था, लेकिन अब ये देखना होगा कि जहां एक तरफ प्रशासन, दिल्ली पुलिस जो है वो इन्हें रोकने में कामयाब साबित होगी या नहीं होगी, क्योंकि गाजियाबाद से सटे हुए जितने भी बॉर्डर हैं वहां पर दिल्ली पुलिस तैनात की कर दी है, फोर्स तैनात कर दी गई है और चेकिंग की जा रही है। कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा गाड़ियों पे से स्टिकर हटाने के बाद दिल्ली में एंट्री दी गई है। वहीं अब जब किसानों को इस तरीके से अनुमति दिल्ली के अंदर मिलेगी जाने की, तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक बड़ा आंदोलन भी किसानों के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी दिल्ली रोकने से पहले जब यूपी गेट पर रोका गया था तो 13 महीने किसान आंदोलन चला था और जो मांगे मानी गई थी वो मांगे उनकी पूरी नहीं हो पाई और इस वजह से किसान आक्रोश में है। आज कई जगह ऐसा भी हुआ है, गाजीपुर से सटे हुए जितने भी गाजियाबाद के दिल्ली से सटे बॉर्डर हैं वहाँ पर किसानों को पकड़ा गया, उनको अरेस्ट भी किया गया, लेकिन किसान जो हैं वो एक आक्रोशित रूप में थे और यही वजह है कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान हुआ तो किसान दोबारा से धरने पर ना बैठ जाएं, क्योंकि उनकी मांगें अभी तक नहीं मानी गई हैं। बने रही जनता टीवी के साथ, हैदर अली संवाददाता गाजियाबाद। किसानों की महापंचायत होनी थी, उसको देखते हुए आज काफ़ी तादाद में जो है जो किसान जो है और दिल्ली और जो नोएडा काफ़ी तादाद में किसान पहुंचे थे धरना करने के लिए। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो हम आपको बता दें कि दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर और डीएनडी बॉर्डर, वो दोनों जो है दिल्ली नोएडा के जो बॉर्डर पड़ते हैं, उनको पुलिस द्वारा सील किया गया था, क्योंकि काफ़ी तादाद में जो है किसान जो है आने की संख्या में थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि काफ़ी तादाद में जो है किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुँचेंगे, वहाँ पर अपना धरना देंगे। हम आपको दिखा दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो है इस समय मौजूद है दिल्ली के नोएडा के जो बॉर्डर पड़ता है चिल्ला बॉर्डर पर, उस यहाँ की ये तस्वीरें हैं। पर अभी जो सुबह का जो वक्त था उस समय जाम लगाया गया था, पर फिलहाल जो है अब जाम की स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य है, फिलहाल अभी जाम नहीं है। हालांकि कुछ तस्वीरें जो आपको दिखा दें कि यहाँ पर बैरिकेड किया गया था, दूर दूर तक जो है बैरिकेड है, पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है और पीछे आपको दिखा दें कि जो दिल्ली का बॉर्डर वो आप देख सकते हैं वहाँ भी बैरिकेड किया गया था। फिलहाल जो है स्थिति जो है जाम की इस समय नॉर्मल है। हालांकि अब आगे का ये है कि पुलिस इस समय अलर्ट है और देखना ये होगा कि अब किसान जो है वो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सील करते हैं या नहीं करते हैं, कहाँ कितनी तादाद में किसान पहुंचते हैं। हालांकि जो डीएनडी पे पहुंचे थे आज सुबह नोएडा दिल्ली के बॉर्डर जो पड़ता है डीएनडी पर, वहाँ पे किसान पहुंचे थे काफी संख्या में, उनको फिलहाल वहाँ से हटा दिया गया है और जो जाम की स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। मुकेश सिंह के साथ अमर सैनी, जनता टीवी, नोएडा। और ज्ञानव्यापी के श्रृंगार गौरी मामले को लेकर जिला जज की अदालत में आज सुनवाई भी हुई है, जहां पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें भी रखी हैं। बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से औरंगजेब का जिक्र किया गया और कहा गया कि उस समय औरंगजेब बादशाह थे और उन्होंने ये संपत्ति वक्फ को सौंपी थी। मामले में अभी बहस जारी रहेगी और कल फिर मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें भी रखेगा और उसके बाद अगले दिन हिंदू पक्ष इसका जवाब भी देगा। वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ ट्राइब्यूनल ये मामला जाना चाहिए, ये सिविल कोर्ट में नहीं चल सकता है। और उनका कहना ये भी है कि औरंगजेब ने
ये पूरी संपत्ति कब्जा की थी। उसने औरंगजेब बादशाह थे, औरंगजेब इस मुल्क के बादशाह थे और उस समय जो बादशाह ने किया सारी संपत्ति बादशाह की होती है और इसीलिए ये संपत्ति वक्फ संपत्ति है जो औरंगजेब बादशाह आलमगीर ने तामील की थी और इसीलिए ये इस पे आप कोई केस नहीं चला सकते। आज पूरी तरह से मुस्लिम पक्ष द्वारा वक्फ के कानून की व्याख्या की गई और ये वक्फ की प्रॉपर्टी नंबर 100 कैसे किस प्रकार ज्ञानवापी है 1944 के कानून का भी वक्फ के हवाला दिया गया और वो पेपर प्रस्तुत किए गए। इसी पर फोकस्ड आज की बहस रही है। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वहीं अखिलेश सियासी दांव खेलते हुए किसी न किसी मुद्दे पर विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही सियासी वार करने अखिलेश यादव आजमगढ़ भी पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने जेल में बंद निरुद्ध पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सपा अध्यक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर भी नजर आए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि रमाकांत यादव को फर्जी तरीके से फंसाया गया है। राज्य सरकार चुन चुनकर सपा नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भेजने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार की यही साजिश विपक्षी नेताओं के साथ प्रदेश से लेकर देश भर में चल रही है। सीबीआई, ईडी और पुलिस को गलत इस्तेमाल इसका किया जा रहा है और विपक्षों के मनोबल को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सब साजिश 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में नए गठबंधन के सवाल पर भी अखिलेश ने ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में वो किसी नए गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे बल्कि पुराने गठबंधन के साथियों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। और वहीं आगरा में जन्माष्टमी पर्व की धूम खत्म होते ही शहर गणेश चतुर्थी के रंग में सराबोर नजर होता हुआ आ रहा है और गणेश चतुर्थी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हैं। खास बात यह है कि ये प्रतिमाएं इको फ्रेंडली हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं देगी। और वहीं भगवान श्री गणेश जी शहरवासियों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश देते हुए नजर आएंगे। भगवान श्री गणेश की मूर्ति बनाते वक्त मूर्तिकार भी श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा ख्याल रख रहे हैं और ऐसा ही कुछ नजारा आजकल सदर बाजार और नामनेर में देखने को मिल रहा है। और वहीं सपा के कद्दावर नेता और यूपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सीएम योगी से बलिया को सूखाग्रस्त घोषित करने की यह मांग की है। उन्होंने जिले में बाढ़ की स्थिति और सूखे के कारण किसानों की बदहाली की ओर ध्यान देने और किसानों की समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है। और राजस्थान के जालौर में दलित छात्र की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं ताजनगरी आगरा में इस प्रकरण को लेकर दलित समाज ने जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। दलित समाज के कई लोगों ने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। दलित समाज के लोगों ने आरोपी शिक्षक को फांसी और मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। ये एक ज्ञापन दिया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के जालौर में जो घटना हुई है उसी के विरुद्ध रोष दिखाते हुए ये ज्ञापन सौंपा गया। को उजाड़ने की बात कही जा रही है। वो उनको तहसील से कुछ नोटिस प्राप्त हुए हैं बेदखली के, तो उसी के क्रम में ये लोग शिकायत कर रहे हैं। और वहीं अयोध्या समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मिल्कीपुर के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने किसानों की समस्या को उठाते हुए कहा कि बारिश नहीं होने की वजह से सूखे की समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है, जिससे किसानों की धान की जो फसल है उसकी रोपाई समय पर नहीं हो पा रही है। पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद ने कहा कि छुट्टा जानवरों की समस्या के मामले को लेकर 25 अगस्त को शहर के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस समय किसान बहुत संकट में है। बरसात नहीं हुई है और जो हुई ना के बराबर हुई है। किसानों की फसल मुश्किल से 30% भी धान की रोपाई नहीं हो पाई और जो धान की रोपाई हो पाई है वो भी किसान जो है सांडों से, छुट्टा जानवरों से नहीं बचा पा रहा है। तो और ऐसी स्थिति में जब प्रदेश में सूखा पड़ा है तो राजकीय नलकूप, पूरे प्रदेश की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, फैजाबाद में
80 और 85% राज्य के नलकूप बंद पड़े हैं। ट्रांसफार्मर 80-85% जले हुए हैं। महीने महीने 2-2 महीने के हैं, लोग इतना करते हैं लेकिन आज तक नहीं मिल रहे। वृंदावन विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी में जन्माष्टमी पर हुए हादसे के बाद भी मंदिरों में वीआईपी कल्चर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां अभी भी पुलिसकर्मी वीआईपी लोगों को दर्शन करवा रहे हैं, जबकि जिलाधिकारी और एसएसपी ने वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। पुलिस के इस कारनामे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और वहीं प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता ब्रजेश सौरभ ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने पत्र जारी कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता छोड़ी है। ब्रजेश सौरभ ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका स्वभाव समाजवादी पार्टी के राजनीतिक व्यवहार से बिल्कुल नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि 8 महीने पहले सपा की सदस्यता लेकर उन्होंने गलत फैसला लिया था और अब सपा छोड़कर अपनी गलती वो सुधार रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रजेश सौरभ ने बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थामा था, लेकिन अब पार्टी छोड़ने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्रजेश सौरभ फिर से बीजेपी का रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन पार्टी को मजबूत करने में जुटी सपा को ब्राह्मण नेताओं और वोटरों को पाले में लाने की कवायद में जुटी सपा की प्रतापगढ़ में यह बड़ा झटके के रूप में इसको देखा जा रहा है। ऐन वक्त पर गए थे ये आपने कहा, लेकिन जब मैं सदस्यता छोड़ रहा हूं तो ऐन वक्त नहीं है। इस वक्त राजनीति एक ठहराव की स्थिति में है और मैं भी इस बात को ध्यान में रखकर कि जो राजनीतिक हालात थे उस वक्त जब मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, तो उसके पीछे निश्चित तौर पर कोई न कोई राजनीतिक और सियासी लाभ के कोई न कोई लक्ष्य थे और उन लक्ष्यों को ना पाना एक कारण तो था ही, लेकिन मैंने लिखा है आप लोगों के सामने, विज्ञप्ति में भी दिया है कि समयाभाव और स्वभाव दोनों का अभाव है इसमें। और वहीं आजमगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी कमला यादव और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली, जिसका वीडियो ये सामने आया है। वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि पूर्व एमएलसी कमला यादव किस तरह अपने कार्यकर्ताओं पर हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ से लेकर गोवा तक छापेमारी जारी है। लखनऊ पुलिस ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें बनाई हैं। लखनऊ में आज अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस टीम ने पेपर मिल कॉलोनी और उनके विधायक निवास पर छापेमारी की है, लेकिन अब्बास अंसारी वहां नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि शस्त्र लाइसेंस मामले में धोखाधड़ी करने के आरोप में अब्बास अंसारी के खिलाफ LBW जारी हुआ है और पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि भगोड़ा घोषित अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष कनाडा हैलीपैक्स में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंची हैं, जहां पर सम्मेलन से पहले उन्होंने CPA की कार्यकारी समिति की बैठक में हिस्सा लिया। और यह भी बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी समिति की भारत के प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य भी हैं। और इस बैठक में उनके साथ बतौर सदस्य आसाम के विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमरी और लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा ने भी इसमें भाग लिया है। बैठक शुरू होने से पहले CPA कार्यकारी समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष इयान लिडेल ग्रिंजर सहित कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों द्वारा प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष और कार्यकारी समिति की सदस्य नामित होने पर रितु खंडूरी का स्वागत करते हुए उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। और वहीं उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए सरकार ने नई पहल की है। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की ओर से प्रदेश में उत्पादित विभिन्न जैविक उत्पादों की किट तैयार की गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस किट का अनावरण किया है। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले विशेष उत्पादों को GI सुरक्षा और संवर्धन
करते हुए वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी रखा और इस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बोर्ड बनाने की घोषणा भी की है। उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को पहचान दिलाने से स्थानीय पारंपरिक उत्पाद की मांग भी बढ़ेगी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि जीआई बोर्ड के गठन से बड़े पैमाने पर स्थानीय उत्पादकों को रोजगार प्रोत्साहन भी मिलेगा, जिससे कि पलायन भी रुकेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की ओर से बोर्ड गठित का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोर्ड जीआई बोर्ड बनाने वाला हमारा प्रदेश पहला राज्य होने जा रहा है और निश्चित ही इसका लाभ हमारे किसानों को मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और वहीं यूकेएसएस-एससी मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में बड़ा घोटाला सामने आया है। 2016 में घोटाला सामने आने के बाद अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2022 में भी घोटाला सामने आने पर अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए कहा है कि मामले में सबसे पहले अध्यक्ष और सचिव की जांच हो। बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के कैसे पेपर यह छपा है, अध्यक्ष और सचिव को इसका जवाब देना होगा। अन्य राज्यों में ब्लैकलिस्ट संस्था को देवभूमि में एग्जाम कराने की जिम्मेदारी किसने सौंपी है। इसके साथ ही कापड़ी ने कहा है कि अब तक एसटीएफ जांच से वो संतुष्ट हैं। वहीं मामले में गिरफ्तार हाकम सिंह पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसटीएफ जिसको मास्टरमाइंड बता रही है, उस मास्टरमाइंड के साथ कई नेताओं अधिकारियों की फोटो भी वायरल हुई है। क्या एसटीएफ की जांच उन लोगों तक भी पहुंचेगी? आगे मांग उठाते हुए उन्होंने कहा कि 2 राज्यों से सबूतों के साथ तार जुड़े हैं, अन्य राज्यों तक भी खेर हो सकता है और ऐसे में केस सीबीआई को सौंपा जाए। हम बात भ्रष्टाचार की कर रहे हैं। हाकम की मैंने ये कहा भाई हाकम सिंह के बहुत सारे लोगों के साथ फोटो है। किसी नेता के साथ फोटो खिंचाना, उसको डालना, किसी नेता के पास जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन किसी अधिकारियों के साथ संलिप्तता दिखना वो एक अलग बात है। और रही बात कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके कांग्रेस के लोगों से भी संबंध है, हम सिर्फ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जो भी उसमें सम्मिलित हो, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो अन्य दल का हो, वो हमारी नजर में भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं यूकेएसएस-एससी पेपर लीक मामले में हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यूकेएसएस-एससी पेपर लीक मामले में बड़ा घोटाला सामने आया है। युवाओं के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ है और इस भर्ती घोटाले में बड़े नेताओं की संलिप्तता है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित जोशी ने कहा है कि हाकम सिंह को बड़े नेताओं और अधिकारियों का संरक्षण था, लिहाजा इस मामले की जांच एसटीएफ की बजाय सीबीआई से होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड बनने के बाद से आज तक पहली बार एक इतना बड़ा घोटाला सामने आया है जहां पर युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। प्रदेश का युवा कड़ी मेहनत करता है, एग्जाम की तैयारी करता है और जिस तरीके से यूकेएसएससी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, तमाम जो पेपर लीक किए जा रहे हैं और इसमें प्रशासन और सरकार के नेताओं की संलिप्तता देखी जा रही है, उससे हमें इस बात का पूरा आभास है कि एक बहुत बड़ा प्रकरण है जिसमें अभी भी बहुत सारी बड़ी मछलियों को फंसना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से आनंद फानंद में एसटीएफ को जांच सौंप दी गई है, ये वही एसटीएफ है जो प्रदेश के डीजीपी के नेतृत्व में आती है। और वहीं उत्तरकाशी में डबल इंजन की सरकार में चौमुखी विकास के दावे करने वाले नेताओं और सरकार के सत्ताधारी पार्टी के विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ वो आईना दिखा रहा है और इसमें साफ देखा जा सकता है कि अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर जब विधायक जी अपने विधानसभा क्षेत्र जाते हैं तो कहीं जहां विधायक जी के हाथ पे पैर पर फूल जाते हैं और वीडियो में विधायक जी पेड़ को सहारा बनाकर घसीटते हुए नाले को पार करते हुए नजर आ रहे हैं और सामने से विधायक जी के सपोर्टर उनकी इस मेहनत का वीडियो बना रहे हैं। इसके साथ ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर स्कूली बच्चे भी इस नाले को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के हौसले से देखा जा सकता है कि ये उनका आम जिंदगी का अब हिस्सा बन चुका है। बच्चे ही नहीं, इस क्षेत्र के लोगों को न जाने कब से इसी तरह से इन्हीं हालातों से गुजरना पड़ता है। और वहीं दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी की जांच के विरोध को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ
जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर बीजेपी सरकार बौखला गई है, जिसके चलते केंद्र सरकार दर्जनों आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को सीबीआई और ईडी की जांच कराकर उन्हें जेल में डालना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इस बीजेपी सरकार से डरने वाले नहीं हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।